नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तर प्रदेश में सियासत का मिजाज इतना तल्ख हो गया है कि मामला हत्या की आशंका तक पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है संगीन आरोपों में बदलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मन में उनके प्रति जहर भरा हुआ है और वो उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में कल अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को शूद्र कहकर तंज कसा था, जिसका पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत बड़े आदमी हैं, अगर उनका बस चले तो वो केशव मौर्य जैसे पिछड़े आदमी की हत्या करवा दें। मौर्य ने अखिलेश यादव को उनकी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया तो हो ही जाएगा, लेकिन पार्टी के काम में ध्यान दें और इस प्रकार की बयानबाजी करके उन्हें अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उनके नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 100 सीटें अधिक जीती थी, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन अब उनके पतन का समय आ गया है। जनता वोट की चोट से साइकिल पंचर करके देगी। दरअसल अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आजकल फुर्सत मिलते ही लड़ भिड़ जाते हैं। ना तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी अखिलेश यादव को बख्शते नजर आते हैं, ना ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार ने केशव मौर्य को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो शूद्र हैं, यहाँ शूद्र की बात ना की जाए। इसके बाद पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी हत्या की आशंका को जता दिया। वो शूद्र है, उनकी बात नहीं करूंगा, मैं शूद्र की बात नहीं करूंगा। शूद्र की बात यहाँ नहीं हो सकती। नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं और हमारे जैसे लोग उनका शूद्र ही नज़र आते हैं, कमज़ोरी नज़र आते हैं, वंचित ही नज़र आते हैं। भगवान उनको जो बुद्धि दिया है, अपने बुद्धि के अनुसार वो अपना आचरण करते रहें, सारा जवाब जनता देगी। कहीं न कहीं बैकफुट पर है समाजवादी पार्टी। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने डिसाइड किया कि धर्म के मुद्दे पर अब बात नहीं होगी, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने शूद्रों का एक दोबारा से उठाया। वो देखिए, अहंकार से भरे हुए लोग हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते। और विशेष तौर से पिछड़ी जाति का अगर कोई व्यक्ति हो और उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो तो वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। एक अंतिम तो चुनाव पास हैं, ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों की तरफ से बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक की राजनीति कैसे जाए, इसके चक्कर में जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर दोनों ही पार्टीज के लिए मुसीबत बनेंगे। जनता किसकी तरफ जाएगी, किसकी तरफ ज्यादा रुख अपनाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। और ये पूरा मुद्दा आखिर क्या है, इसी पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पूरी राजनीति है, क्योंकि शुरुआत जंग की आपने ही की है। उप मुख्यमंत्री को शूद्र कहने के पीछे आपकी क्या मंशा मानी जाए, उन्हें नीचा दिखाने की, या क्या इसको करके इस तरीके के बयान देके आप साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी को न तो नीच दिखाना चाहती है, न कोई अपमानित करने का मन होता है। लेकिन निश्चित तौर पे जब से माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपनी सीट हारे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको जो जनता ने बेदखल करा है और समाजवादी पार्टी की वहां पर जीत हुई है, तो निश्चित तौर पे उनका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। वो इस हार को तक पचा नहीं पा रहे हैं कि उनको चिरायू की महान जनता ने उनको खदेड़ने का काम करा है। इस हार को वो पचा नहीं पा रहे, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, इसलिए उटपटांग बयान उनकी ओर से आते रहते हैं। नहीं सर, ये आपकी तरफ से बयानबाजी की गई है कि इस तरीके का जो आरोप लगाया गया है उप मुख्यमंत्री के ऊपर, उसके बारे में किस हिसाब से, क्या सोचकर, क्या मंशा जाहिर करने के लिए इस तरीके का आरोप लगाया गया,
ये जानना चाह रहे हैं हम आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी पार्टी में अपनी सीट का जो खतरा मंडराता था, तो इस तरह के वो बयान जारी करते हैं। हमारी पार्टी की अपनी वैचारिक लड़ाई है। हम लोग निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी यहाँ पर जाति जनगणना के मुद्दे पे आगे बढ़ चुकी है और हम लोग इसके लिए संगोष्ठियां कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विचलित है, केशव प्रसाद मौर्य जी विचलित है, माननीय मुख्यमंत्री जी विचलित है कि ये लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उससे ये विचलित है कि पिछड़ों की जो जाति जनगणना की मांग को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जो हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के दर्द हो रहा है। ठीक है। अश्विनी शाही जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि हत्या भी करवाई जा सकते हैं? मान लेते हैं कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई में ये तो संभव नहीं है कि बात हत्या तक पहुंच जाए। इस तरह की आशंका जताने के पीछे कोई बात होगी, कोई पुख्ता कारण होगा जिसकी वजह से ये आरोप लगाया गया सपा पर? यादव जी का जो अहंकार है वक्ता जी, वो अहंकार उनके सर पर चढ़कर बोलता है। और देखिए, बार बार माननीय डिप्टी सीएम साहब के ऊपर इन्होंने किस तरीके से तू तड़ाक, उनके पिताजी के ऊपर आक्षेप सदन में उन्होंने किस तरीके से तंज करते हुए किस तरीके से एक तरह से कहेंगे वो बयान मतलब वो तमीज वाला तो नहीं था, बदतमीजी का बयान था जिस तरीके से उन्होंने दिया था। उसके बाद इनको बार बार वो स्टूल मंत्री कहना, बार बार। उसके बाद आज देखिए, अभी जो आपने दिखाया कि सूत्रों की बात यहाँ नहीं करेंगे। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि माननीय केशव मौर्य जी से अखिलेश जी डर रहे हैं, दहशत में हैं। उनको ये लगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य जी एक ओबीसी चेहरा बनकर आगे निकल रहे हैं, नहीं, लेकिन डर तो अचानक चुनाव हार जाते हैं। सर, डर तो यहाँ आपकी तरफ से नजर आया, हत्या की आशंका जताई है, तो डर कहीं ना कहीं आपको लगा है जिस हिसाब से ये बयान दिया गया। मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इस पर जब माननीय डिप्टी सीएम साहब चुनाव हार गए तो अचानक अखिलेश जी को ये लगा कि अब तो ये चुनाव हार गए, पार्टी में इनकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन पार्टी ने उनकी अहमियत को बरकरार रखा। वो हमारे बड़े नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। डिप्टी सीएम का पद दिया उनको और सम्मान किया। इसलिए ये एक घबराहट में उल जलूल बयान दे रहा है। और जिस तरीके से कहा कि शूद्र हैं, तो वो सही कहा डिप्टी सीएम साहब ने कि बड़े है, वो चाहे तो हमारी हत्या भी करा सकते हैं। हम लोग बहुत छोटे लोग। लेकिन इस बात को अगर आप खुद सोचेंगे तो ये बात आपके ऊपर एक सवाल खड़ा करती है। अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। ये सवाल आपके ऊपर ज्यादा खड़ा करती है। इस वक्त आपकी सरकार है, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, बड़े पावर के साथ वो इस पार्टी में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आपको डर लग रहा है तो जो जनता है वो कहाँ जाएगी? पिछड़ा वर्ग का क्या होगा? नहीं, इसको वक्ता जी इस परिप्रेक्ष्य में लेने की जरूरत नहीं है। एक जो है वो एक तरह से जो कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि उनकी चले तो हमको अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि हम उनके रास्ते के कांटा है, हम शूद्र हैं, हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। ये आप परिप्रेक्ष्य में उस चीज को समझ के चलिए। वो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो हमको जान का खतरा और हमारी हत्या कराने चाहते हैं। वो ऐसा नहीं आरोप लगाया। उनका कहना था एक कि ये समझा जाए कि अगर उनकी बस चले तो हमको रास्ते से हटा दें, क्योंकि हम ओबीसी में मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं। और उनका जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने आगे बढ़ाया, स्थिति यहाँ तक आ गई। अश्विनी जी, आपने इसे साफ किया और साफ शब्दों में हमें समझा दिया कि इसका मतलब क्या था, तो हमें समझने में भी आसानी हुई। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में हमेशा हमने देखा है कि जब भी बात होती है पिछड़ा वर्ग की, तो हमेशा से पिछड़ा वर्ग को एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जाता है। कभी भी उनके लिए कोई आगे आने के लिए नहीं सोचता है। ऐसे में हम क्या माना जाए इसको कि कौन सी पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जनता के मुद्दों को उठाकर बात करना चाहती है? और इसी बीच जिस तरह के बयान आ रहे हैं सपा की तरफ से, ऐसे में क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? आपने दो बातें कही हैं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, पहली बात आपने की कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का अभी तक उत्थान क्यों नहीं हुआ जी? तो ये जाहिर सी बात है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का उत्थान करने की जिम्मेदारी जिन पार्टियों पे थी, जो अभी तक सत्ता में रहे, उन्हीं लोगों पे थी। उन लोगों ने इनको वोट बैंक समझा। इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूँ, अल्पसंख्यकों को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन लोगों को हमेशा एक वोट बैंक माना गया। इनको माना गया कि इनका अगर उत्थान हो जाएगा तो वोट बैंक नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो भी पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, उन लोगों ने इनका
इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कहा, इनको साधारण सी अपीजमेंट कहिए या साधारण सी कोई एक छोटी मोटी आपको सहूलियत दे दी पिछड़ा के नाम पे, अति पिछड़े के नाम पे या अल्पसंख्यक के नाम पे, ताकि वो खुश भी हो जाए और तरक्की भी ना करो। इतनी तरक्की तो बिल्कुल ना कर ले कि हमारा वोट बैंक ना रहे। तो ये इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पार्टियां जिम्मेदार है। जी अनिल जी, लगता है अनिल जी से कनेक्शन कट गया है, तो दोबारा कनेक्शन करते तब तक मैं बोल लेता हूँ जी। दोबारा जी भुवन भास्कर जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा था आदरणीय अश्विनी जी ने पूरा आपको जो सदन में हुआ था, जिस पर ये माननीय अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इसमें अश्विनी जी दूसरा पार्ट जो जहाँ से कहानी प्रारंभ हो गई वो पार्ट नहीं बताया, इन्होंने आधी कहानी बताई है। ठीक है। यहाँ पर माननीय मौर्य जी ने सदन में माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि आपने जो विकास कराया क्या अपनी खेती बेच के कराया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी जी या मौर्य जी या इनके पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री है, ये क्या अपनी खेती बेच के विकास करा रहे हैं क्या? यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अपने पिताजी के पैसों को लाए हैं क्या? तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं। जो अश्विनी जी का जो चरित्र है, अश्विनी जी का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये झूठ की कहानी बोलने में और लोगों को धोखा देने में, लोगों को जुमलेबाजी देने में नीचे से ऊपर तक इन नेताओं की इनकी दक्षता बन चुकी है। ये झूठ परोसने का काम करते हैं। पूरे सदन का रिकॉर्डेड बयान अश्विनी जी ने आज इस मंच में खराब करने का काम करा है। इनके नेता ने हमारे नेता को उकसाया है, बार बार पिताजी के नाम पे, चाहे योगी जी हो चाहे मौर्य जी हो, ये उकसावे में आकर आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रारंभ कहाँ से करा? उन्होंने कहा कि आपने अपनी सैकड़ी की जमीन बेच के विकास कराया क्या? मैं आपके मन से पूछ रहा हूँ क्या माननीय योगी जी ने, माननीय मौर्य जी ने, माननीय पाठक जी जो विकास कराते हैं क्या वो अपनी खेती बेच के प्रदेश का विकास करा रहे हैं क्या? ये इनकी हैसियत है सुनने की इस मंच के माध्यम से, ये सुन सकते हैं क्या? ऐसा हमारे नेता को बार बार कहते हैं ये अगर ये विकास कराते भारतीय जनता पार्टी के लोग तक अपनी खेती बेच के कराते क्या? क्या ये लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग है क्या? ये किस प्रकार की मर्यादा की भाषा का बोलने का काम करते हैं? देश का स्वार्थ, प्रदेश का स्वार्थ और सदन का स्वार्थ खराब करने का काम करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी को प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार गंगा जल उनको एक सूत्र की जो भावना होती है उस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है भुवन जी, ठीक है भुवन जी। सर अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, उसको बात को पूरा कीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए भुवन जी जो कह रहे हैं कि अगर माननीय केशव मौर्य जी ने कहा कि आपने अपने घर की जमीन बेचकर विकास नहीं किया, ये जनता का पैसा है, जनता के लिए है, तो उसमें पिता, माता, दादा, दादी, बेटा, बेटी कहाँ आ गया? पारिवारिक सदस्य कहाँ आ गए? और वो भी एक सम्मान से कि क्या आपके पिताजी ने आपको पैसा देकर भेजा था यहाँ करने के लिए? भी कह सकते थे तुम्हारे बाप ने दिया है, ये शब्द कहा था उन्होंने। तो ये मर्यादा जो है, जो ओबीसी की मर्यादा वो नहीं रख सकते, चूंकि वो खुद एक ओबीसी राजनीति करते हैं। तो वो मैं तो बार बार अखिलेश जी को एक डरा हुआ राजनीतिज्ञ कहता हूँ कि वो बहुत डर लगता है उनको। एक बार उकसाया उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रामचरितमानस के लिए। देखिए उकसावे की राजनीति कुछ समझ नहीं आ रही है। राजनीति कीजिए, हर पार्टी राजनीति करना चाहती है। एक मिनट, राजनीति को लेकर आप भाषा की जो मर्यादा है वो ही भूल जाएंगे, उसे तार तार कर देंगे, किसी और मुड़ा देंगे, तो कैसे चलेगा? देखिए आज भाषा की मर्यादा करते हुए एक सजा याफ्ता मुजरिम जो हो गए हैं, सजा याफ्ता मुजरिम राहुल गांधी जी, सजा याफ्ता मुजरिम, आज भाषा की मर्यादा के ही उसमें भाषा की मर्यादा अगर सही होती तो इस देश की राजनीति की दिशा नहीं बदलती। आजकल सिर्फ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये दहशत में इतनी पार्टियां हैं कि कहीं किसी की दाल नहीं गल रही है और सब लोग बौखलाए हुए इस समय उनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर आक्रमण करने की बात हो रही है। अनिल जी से मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर मैं इस पर उनकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस सवाल को लेकर अनिल जी मैं आपसे बात कर रही थी कि पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, जो इन लोगों का उत्थान होना चाहिए था, उसका उत्थान उस हिसाब से नहीं कर पाई पार्टियां जो अब खुद को मसीहा कहती थी इन लोगों का।
हाँ, मैं यही कह रहा था कि एक्चुअली इनको वोट बैंक से ज्यादा कभी समझा नहीं गया और इनको जरूरत के हिसाब से सहूलियत उतनी ही दी गई जितना ये वोट बैंक बने रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा समझ गए, ज्यादा सीख गए, ऊपर आ गए तो ये वोट बैंक ना रहे। तो इसके लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन जो ज्यादा लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रही, नेचुरली बात है वही जिम्मेदार है इसके लिए। दूसरी बात, आप जो शूद्र का इस्तेमाल करने की बात कर रही थी, ये भारतवर्ष में ही ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने आप को नीचे दर्जे का दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक आगे आने को आतुर है। नहीं तो लोग अपने आप को ऊंचा और ऊंचा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स समझिए, भाषा की मर्यादा की बात चली, इसके बाद करते हैं। आप देखिए शूद्र के नाम पे उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी राजनीति चली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, बिहार के एक मंत्री ने क्या कहा, रामचंद्र मानस से सवाल उठा दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस मंशा से क्या बात लिखी थी, उसका अर्थ क्या था, उसको कोई मतलब नहीं। आप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में बताना पड़ा कि भाई इस चौपाई का अर्थ क्या है। तो मेरा कहना यह है कि राजनीति इस स्तर पे चली गई है कि आप 500 वर्ष पुराने हिंदुओं के एक पुरानी ग्रंथ को उठा के उस पर टिप्पणी करना शुरू कर दो, ना कि जनता की सुनो। बात तो यहाँ पे है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता की समस्या सुनिए और उनकी समस्या के निवारण के लिए क्या हो सकता है, जो पार्टी आगे आएगी उसको समर्थन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो बिना बात की बात इतनी की जा रही है। अभी तो एसपी के यहाँ से तो लोगों को यहाँ से पोस्टर लगे थे, मैंने देखे थे कुछ फ्लैग जिसमें लिखा आता है, अपने नाम के आगे उन्होंने उपनाम शूद्र सबने लिख के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। क्या मतलब है इन बात का? भुवन जोशी जी, राजनीति करना किसी तरह से शोभा नहीं देता, मैं ये मान के चलता हूँ। जी भुवन जोशी जी, आपका कोर वोट बैंक हमेशा से रहा है, MY फैक्टर रहा है, ये सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग को लेकर आप कई तरह की बातें करते हैं, हम उत्थान करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। ऐसे में जिस हिसाब से आपकी तरफ से ये जो बयान दिया गया है, आपको नहीं लगता आने वाले 2024 में इसका असर आपके वोट बैंक पर पड़ेगा? पिछड़े जाति के लोगों को जिस हिसाब से जो बयान दिया है वो कहीं छटकता जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछड़ी OBC, SC, ST और वनवासी समाज के लिए ये हमारे वोट बैंक की लड़ाई नहीं है। हम लोग इनके की लड़ाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में लेके चलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसके साथ भी सोशल जस्टिस हो, उसको भी न्याय मिले, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार हो। निश्चित तौर पे हमने कहा है कि इस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं और जाति जनगणना के मुद्दे पर हम लोग उत्तर प्रदेश में संगोष्ठी करने का काम कर रहे हैं लगातार, और ये हमारा जन आंदोलन बनेगा। हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश कर देंगे कि वो जाति जनगणना करके जो हमारे OBC वर्ग है, SC वर्ग है, ST वर्ग है, वनवासी वर्ग है, उनका जो हक है, जो इनका सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता है बीजेपी जो आपका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक जिसे आप समझते हैं, जिसकी बात हमेशा करते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में तब्दील होता जा रहा है? देखिए तो उत्तर प्रदेश की महान जनता बताएगी। 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सूर्यास्त करने का यहाँ का जो दायित्व है वो माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश को अपना अध्यादेश मानता है। हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करके निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त उत्तर प्रदेश में करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि जनता सब कुछ देख लेती है, बता देती है कि उसको किसका रिपोर्ट कार्ड पसंद आया है और उसी हिसाब पर वो अपनी सरकार का चयन भी कर लेती है। अश्विनी जी, देखिए OBC पर राजनीति करते करते रामचरितमानस के लिए अभी अनिल जी ने कहा उकसाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन लोगों ने मैदान में कूदा दिया और अभी कलकत्ता में सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय महासचिव हैं, मंच पर स्थान नहीं दिया। तो OBC दिल में कितना है और उसका प्रयोग कहाँ करना है, ये समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। और आज अभी 22 में नारा दिया था 400 सीट, हमारी 400 सीट और कहाँ रह गए 111 पर। हमने क्या नारा दिया था 19 में, इस बार 70 पार, हम 66 पर आज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है वक्ता जी, और इसलिए मिला है कि हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम कोई जाति की बात नहीं करते, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मकान भी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। 3 करोड़ मकान पूरे देश में दिया गया, महिलाओं को दिया गया, आदि आबादी को दिया गया। अश्विनी जी, समय का अभाव है, अनिल जी से मैं सवाल आखिरी जानना चाहूंगी। अनिल जी,
वोट बैंक को लेकर इस तरीके की राजनीति हर तरह की पार्टियां करती हैं, लेकिन जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल पड़ा है, वो क्या माना जाए। 2024 के चुनाव पास में हैं, ऐसे में उसी की पटल को तैयार करने के लिए, राजनीतिक सियासत में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए, खुद को आगे रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी सही है? देखो, मैं समझता हूँ राजनीति जो अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। बदलाव का दौर क्यों कह रहा हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्तर प्रदेश की चर्चा चल रही थी, उसी की बात कर लेते थे। यहाँ जातियां और धर्म के नाम पे वोट पड़ा करते थे। लेकिन मैं आपको 2 बाई इलेक्शन याद दिलाना चाहता हूँ, आजमगढ़ का इलेक्शन और आपका रामपुर का इलेक्शन। दोनों को दोनों माने जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनमें पिछड़ेगी, लेकिन दोनों के दोनों ही भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीत हासिल की तो ये मान के चलिए कि उन्होंने जातिगत समीकरण को हरा दिया, उन्होंने धर्म के समीकरण को हरा दिया। उनके सामने एक ही समीकरण था कि क्षेत्र की जनता का विकास। क्षेत्र की जनता का विकास का मतलब ये हुआ कि जो भी उस क्षेत्र में रहता है उन सबका सर्वांगीण विकास, और जनता ने इसको पसंद किया और इसलिए जिताया भी। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो राजनीति है वो इसी के कारण चलेगी और इसी समीकरण पे चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।